आज के सेशन में हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 की चर्चा करवाएंगे और इसमें सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे कि सिटीजनशिप है क्या। कुछ चीजें सबसे पहले संवैधानिक प्रावधानों को पढ़ेंगे, उसके बाद संविधान के प्रावधान के अलावा जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 बना उसके बारे में चर्चा करवाएंगे और कुछ जो कॉमन अर्थ आखिर नागरिकता है क्या, नागरिकता के कंसर्न्स क्या है, और उसी के संदर्भ में यदि समय बचा तो आज के सेशन में हम लोग सी और एनआरसी को भी देख लेंगे कि आज के संदर्भ में उसका क्या कंसर्न्स है और क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इसमें है क्या, सिटीजनशिप के बारे में चर्चा है। और इसमें जो आर्टिकल्स हैं ये 5 से लेके 11 तक आर्टिकल है, अर्थात टोटल 7 आर्टिकल्स हो गए। ये टोटल 7 आर्टिकल हमें इसमें पढ़ने हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आर्टिकल बाय आर्टिकल ही समझ लें, फिर उसके बाद मूल उद्देश्य में आएंगे। दरअसल जो इंडिया का सिटीजनशिप एक्ट की बात करते हैं हम लोग, तो हमारे संविधान इस विषय पे पर्याप्त मात्रा में मौन है, अर्थात हमारे संविधान में सिटीजनशिप के बारे में बहुत ज्यादा कुछ डिटेल नहीं कही गई है, सिवाय इस 7 आर्टिकल्स में। इस 7 आर्टिकल्स में भी बहुत सारी चीजें डिस्कशन नहीं है। लास्ट के जो 10 और 11 आर्टिकल है वो 10th और 11th आर्टिकल में ये बात कही गई है कि पार्लियामेंट पूरी तरह संप्रभु है, पार्लियामेंट जैसा कानून बना सकती है, इससे कोई रोक नहीं सकता। पार्लियामेंट सिटीजनशिप से संबंधित जैसा भी कानून चाहे वैसा बना सकते हैं। यही एक कंसर्न होगा। जब सी और एनआरसी संबंध में बात आई तो सरकार यही कहती है कि पार्लियामेंट के पास पूरा राइट है, तो कैसे भी सिटीजनशिप का एक्ट बना सकती है। और इसी कंसर्न में कुछ लोग कहते हैं नहीं कि फंडामेंटल राइट्स है हमारा, जो आर्टिकल 14 वगैरह की बात करते हैं उसके आधार पर कुछ जातियों कुछ धर्म के साथ भेदभाव किया गया है। चलो उसको भी चर्चा करवा लेंगे। सीधे पहले हम आर्टिकल बाय आर्टिकल समझ लेते हैं, फिर इसकी डिस्कशन करेंगे। तो ये जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है इसमें टोटल कितने आर्टिकल हैं, 5 से लेके 11 तक। थोड़ा सा आर्टिकल समझ लेते हैं फिर लौटेंगे। देखो जो आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 5 ये कहता है कि संविधान लागू होने के पहले तक, अर्थात संविधान जिस दिन लागू होगी उससे पहले दिन तक जो भी भारत के डोमिसाइल रहे हैं, अर्थात भारत में जिसको डोमिसाइल की नागरिकता मिली हुई थी या जो भारत के डोमिसाइल नागरिक थे, वो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। किस दिन तक? संविधान के लागू होने तक। तो संविधान के लागू होने तक इसकी बात में कहा गया, संविधान के लागू होने के दिन तक, लागू होने के दिन तक जो डोमिसाइल था, डोमिसाइल अर्थात भारत का नागरिक था, ये इसमें उन्होंने 3 कंसर्न्स बनाए। एक कंसर्न्स कि वो व्यक्ति जो भारत में स्थायी निवास करता था, स्थायी निवास करने का अर्थ ये हुआ कि वो भारत का नागरिक रहा था 2000 इस तक, संविधान पहले तक जो भारत का स्थायी नागरिक रहा हो, स्थायी नागरिक। और अस्थायी नागरिक में क्या क्या कंसर्न्स बने इसमें? तो इसमें जो कंसर्न्स है वो ये बना कि या तो उसका, हाँ इसमें भी एक पॉइंट, या तो उस टाइम में भारत का कोई व्यक्ति स्थायी नागरिक रहा हो भारत में, या फिर 5 साल से भारत में निवास कर रहा हो, पिछले 5 साल से भारत में निवास कर रहा हो उस टाइम तक, या फिर उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी व्यक्ति भारतीय हो, अर्थात पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जो भी व्यक्ति भारतीय हो, इसको हम लोग ये कह रहे हैं कि संविधान के आर्टिकल 5 में ये बात कही गई। अर्थात ये हो गया कि जो व्यक्ति या तो 5 साल से रह रहा हो या डोमिसाइल है या जिसके माता पिता भारत के डोमिसाइल थे, उसकी बात करते हैं। ये कौन सा हो गया? आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 बेसिक से संबंध है। इसके बाद आता है आर्टिकल 6 की बात करते हैं। आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7, यहां 2 आर्टिकल को एक साथ में पढ़ना होगा। आर्टिकल 6 हमें यह बताता है जैसे भारत का डिवीजन हुआ, तो डिवीजन हुआ तो उस टाइम में भारत में जो लोग थे वो इधर वाले लोग थे भारत के, वो तो भारत में ही रह गए। कुछ लोग ऐसे थे जो भारत से पाकिस्तान गए और कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए। तो ऐसे लोग जो पाकिस्तान से भारत आते हैं उनके बारे में जो नागरिकता का प्रावधान किया गया है वो है आर्टिकल 6 में, जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं। आर्टिकल 7 में कुछ ऐसे भी कंसर्न है, जो भारत से जाएंगे जो लोग वो तो पाकिस्तान जाएंगे, उनसे हमें कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे कि इंडिया से पाकिस्तान गए लेकिन कुछ दिन के बाद फिर वो लौट आए। ऐसे लोगों के बारे में जो प्रावधान है वो है आर्टिकल 7 में। मतलब इसमें क्या है, इंडिया से पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से दोबारा फिर वो इंडिया आ गया। ऐसे कंसर्न्स में मतलब लौट के इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया, इसके लिए आर्टिकल 7 बनाई गई है।
तो इसमें थोड़ा समझ लो इसमें स्पेशल क्या है। आर्टिकल 6 हमारा ये कहता है कि जो भी लोग वो लोग जो स्पेशली 19/7/1948 से 1900, इसको जो ये वाला आर्टिकल 6 है इसमें 19/7 मतलब 19 जुलाई 1948 1948 तक, ये स्पेशली ध्यान रखोगे कि 19/7/1948 तक 1948 तक जो व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया आ गया उस व्यक्ति को डायरेक्टली भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्लियर हो गया? ये डिसाइड है कि 19/7/1948 से पहले तक जो व्यक्ति भारत आ गया उसे स्वतः नागरिकता मिल जाएगी। स्वतः 1947 तक जो व्यक्ति आ गया उसे स्वतः नागरिकता मिल जाएगी। जो व्यक्ति इसके बाद आया है अर्थात 19/7/1948 के बाद, जो कई लोग ऐसे थे कि कुछ दिन उन्हें लगा कि पाकिस्तान में ही रुक जाना चाहिए, लेकिन जब दिनों-दिन पाकिस्तान में स्थिति खराब होती गई तो फिर उन्हें लगा कि नहीं अब यहां से भाग जाना चाहिए, यहां से इंडिया चला आना चाहिए। तो वो व्यक्ति जो 19/7/1948 के बाद भारत आता है, जो आफ्टर, इसमें दो कंसर्न्स होंगे, एक तो इसको ऐसे समझ लो, जो आर्टिकल हमारा 6 है, आर्टिकल 6 हमारा क्या कह रहा है कि 19/7/1948 तक एक डेट बनाया। आर्टिकल 6 दो पार्ट, एक वो व्यक्ति कहां से आ रहा है, पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है, 19/7/1948 तक जो व्यक्ति आ गया वो स्वतः नागरिक हो जाएगा, स्वतः उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। और जो व्यक्ति 19/7/1948 के बाद आएगा के बाद ऐसे लोगों के लिए तत्काल भारत सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के समक्ष अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने होंगे और उस रजिस्ट्रेशन के द्वारा उन्हें नागरिकता मिलेगी। इसको कैसे होगा? रजिस्ट्रेशन के द्वारा, स्वतः नहीं मिलेगा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा, वो भी कब? जब वो 6 महीने रह चुका हो। वो भी कब? जब वो 6 महीना रह चुका हो। यदि भारत में 6 महीना वो रह चुका हो इसके बाद आने के बाद, तो वो भारत सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के पास, जो भी व्यक्ति जो पदाधिकारी होंगे उसके पास वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा, जो भारत सरकार जिस फॉर्मेट में कह रही है, और उस एप्लीकेशन के द्वारा उसे रजिस्टर्ड किया जाएगा और उसके द्वारा जब रजिस्टर्ड किया जाएगा तो फाइनली उसे नागरिकता मिलेगी। समझ में आया? तो यहां मुद्दा है, स्पेशली अब ध्यान रखो, जो डेट है 19/7/1948, मतलब इस डेट से पहले तक जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गया उस व्यक्ति को स्वतः नागरिकता मिल गई। जो व्यक्ति इसके बाद आया है पाकिस्तान से, उसे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन वो तभी दे सकता है जब वो 6 महीना पहले रह चुका हो। ऐसा नहीं कि आते ही वो रजिस्ट्रेशन करवा देगा। क्लियर? इसके बाद जो हमारा आर्टिकल 7 आता है, आर्टिकल 7 की बात करें, जो आर्टिकल 7 है वो किससे संबंधित है? ये संबंधित है पाकिस्तान, इंडिया से पाकिस्तान चला गया कोई व्यक्ति, इंडिया से पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से इंडिया। ऐसे कंसर्न्स में क्या होंगे? तो ऐसे कंसर्न्स में हमने एक डेट रखा, वो डेट है 5 मार्च 1947, 5 मार्च 1947। अर्थात इस 5 मार्च 1947 के बाद जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया है, क्योंकि इस टाइम में आजादी की बिगुल बज रही थी, इस टाइम में दंगा फैल रहा था, भारत पाकिस्तान का बंटवारा डिसाइड हो चुका था। इसका मतलब यदि 5 मार्च 1947 के बाद आप भारत से गए हो, इसका मतलब भारत के प्रति आपकी भावना अच्छी नहीं थी, ऐसा माना जाता था। हाँ, जब आप पाकिस्तान गए हो फिर उसके बाद आपको लगा और स्थिति खराब है, तब आप लौट आए हो, इसलिए आपकी वस्तुस्थिति जो कि संदिग्ध है, संदिग्ध का मतलब क्वेश्चनेबल है, इसी क्वेश्चनेबिलिटी के चलते इन लोगों को एक स्पेशल तरीके अपनाए गए इनके लिए। तो कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति 5/3/1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान गया है और फिर उसके बाद वो चाहता है पाकिस्तान से इंडिया आने के लिए, तो ऐसे कंसर्न्स में उस व्यक्ति के लिए वही रूल लागू होंगे जो आर्टिकल 6 में था। आर्टिकल 6 का रूल मतलब ये था कि जैसे पाकिस्तान से जो व्यक्ति आया था 19/7/1948 के बाद, उनके साथ भी वैसा ही रूल होगा, अर्थात उसको भी रजिस्ट्रेशन के द्वारा ही नागरिकता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। क्लियर? तो इसको मतलब, तो इसके बाद फिर इंडिया, तो इसको कैसे मिलेगा? तो ऐसे व्यक्ति को आर्टिकल 6 की तरह ही इसको माना जाएगा कि वो 19/7/1948 के बाद वाले जैसे व्यक्ति थे। या फिर ऐसे समझ लो इसको, बेसिक सा, इतने डिफरेंस जाने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे मान लें कि जो व्यक्ति 5/3/1947 को चला
तक, मतलब इसके बाद 5/3/1947 के बाद चला गया इंडिया से पाकिस्तान, और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान से इंडिया लौटना चाहता है, तो उसके लिए भी वही नियम होंगे जो नियम उसके लिए था, वो पाकिस्तानी के लिए जो 1948 के बाद भारत आया है। अर्थात इसके लिए भी वही रजिस्ट्रेशन के तरीके होंगे कि 6 महीने पहले रहने होंगे, 6 महीने रहना होगा, फिर रजिस्ट्रेशन के द्वारा, अब यहां एक प्रश्न आएगा आपके मन में कि यहां जो 5/3/1947 हमने डेट फिक्स किया, जबकि उसमें हमने क्या किया, 19 जुलाई 1948 जुलाई फिक्स किया। तो कंसेंस ये था कि वो जो पहला वाला कंसेंस था जिसमें हमने 19 जुलाई 1948 का डेट सेटल किया था, ये उस व्यक्ति के साथ था जो पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है। ऐसा इसलिए किया गया कि पाकिस्तान से इंडिया आने की उस टाइम में भी कुछ लोग वहां थे जिनको लग रहा था कि बंटवारा नहीं होगा। वो व्यक्ति चाह रहा था किसी तरह भारत यूनाइट हो, और वो व्यक्ति चाहता था भारत यूनाइट हो, इसलिए उसने इंडिया नहीं आया। इसलिए हम उसकी मंशा पे प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। इसलिए हमें लगा कि नहीं, उसकी तो राइट है, क्योंकि जब भारत बंटवारा हो गया तो वो व्यक्ति नहीं रहना चाहता था पाकिस्तान में, उससे तो पूछा नहीं गया। तो हमने जब बंटवारा की तो हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि हम उसे एक्सेप्ट कर लें। इसलिए पाकिस्तान से इंडिया आए हुए व्यक्ति को 19/7/1948 तक हम संदेह नहीं कर सकते, और इसलिए इस डेट तक हमने उसको छूट दी कि डायरेक्ट उसे नागरिक बना देंगे। हाँ, इसके बाद यदि आना है, इसका मतलब है कि हो सकता है कि उनकी कुछ मंशा गलत हो, इसीलिए हमने कहा था उनको रजिस्ट्रेशन के द्वारा। जबकि इस आर्टिकल 7 के तहत यदि इंडिया से जो पाकिस्तान गया है, इसका मतलब इस व्यक्ति की जो मंशा थी वो संदिग्ध हो सकती थी, क्योंकि ये 5/3/1947 के बाद इंडिया से गया है, उस परिस्थिति में जब देश का विभाजन अवश्यमकारी दिख रहा है, जब दिख रहा है कि देश का विभाजन होगा ही। तो ऐसे कंसर्न्स में इन लोगों के लिए भी वही कंसर्न्स होंगे, मतलब इसमें डेट का मतलब नहीं होगा अब ये किसी भी दिन लौटे, 5/3/1947 के बाद गया है, लेकिन किसी भी दिन यदि ये लौट रहा है तो उसके पीछे यही नियम होगा कि 6 महीने रहना होगा, और फिर रजिस्ट्रेशन के द्वारा वही तरीके अपनाने होंगे, और फिर उसे नागरिकता मिलेगी। तो क्लियर हो गया 6 और 7 का डिफरेंस, बस दोनों में डेट का डिफरेंस समझ लो। वहां 19/7/1948 डे ऑफ मार्किंग है, और यहाँ क्या है, 5/3/1947। क्लियर। इसके बाद हम बात करें जो हमारा आर्टिकल 8 है, आर्टिकल 8 की चर्चा करें तो आर्टिकल 8 कहता है अदर्स, जो अदर पीपल हैं उनकी नागरिकता कैसे होगी। तो अदर्स में स्पेशली उन व्यक्ति की नागरिकता होगी, कहा जाता है कि वो व्यक्ति जो भारत के रहने वाले हैं, उसमें भी कौन सा, भारत में 1935 के एक्ट के तहत का जो भारत था, मतलब 1935 के एक्ट के तहत का जो भारत है, उसके जो रहने वाले लोग थे लेकिन वो विदेश में रह रहे थे, या फिर उनके पिता या उनके ग्रैंड पिता या उनके माता या ग्रैंड माता, मतलब सिंपल शब्दों में कहें कि ऐसा विदेशी व्यक्ति जो नॉर्मली भारत का होना चाहिए था जिसे, लेकिन वो अभी भारत में नहीं है, अभी वो विदेशों में रह रहा है, तो उस टाइम में क्या करता, तो उस व्यक्ति के लिए राइट दिया गया। ये तब की है जब संविधान लागू होने से पहले की बात है, 1955 से पहले की बात, 1950 से पहले की बात है। उसके बाद 1955 में स्पेशली नागरिकता अमेंडमेंट कानून बनाया गया, उसको हम लोग चर्चा करवाएंगे। तो ये आर्टिकल 8 कहता है कि जो विदेश में रह रहा है व्यक्ति, विदेश में रहने वाला भारतीय, विदेश में रहने वाला भारतीय, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहा गया कि वो व्यक्ति, अब इसमें जो आज का इंडिया वो भी और जो उस टाइम का पाकिस्तान था उसमें भी, वो दोनों तो इंडिया ही था, तो फिर ऐसे क्या होगा, तो कहा गया कि वो व्यक्ति जो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था जिसमें भारत और पाकिस्तान को पाकिस्तान ही इंडिया ही माना जाता था, तो इस एक्ट के तहत जो व्यक्ति भारतीय है, जो व्यक्ति भारतीय है या जिसके पेरेंट्स भारतीय है या जिसके ग्रैंड पेरेंट भारतीय है, मतलब या तो वो खुद भारतीय है या तो ग्रैंड पेरेंट्स भारतीय था या पेरेंट्स भारतीय था, ऐसे तीनों ही कंसर्न्स में यदि वो विदेश में रह रहा है तो वहां विदेशी कॉन्सुलेट, विदेशी कॉन्सुलेट का मतलब जो भारत, विदेश में जो भारत का कॉन्सुलेट है, भारत के जो भारत के जो हेड ऑफिस है, भारत के जो विदेश मंत्रालय के ऑफिस है, उस मंत्रालय के ऑफिस में या भारत के जो राजदूत जहां रहते हैं, या ऐसे भी कंसल्स उसको कहते हैं, कॉन्सुलेट उसको कहते हैं, जो भारत का जो ऑफिस होता है जो विदेशों में, फॉरेनर ऑफिस, उस ऑफिस में यदि वो दूतावास इसको स्पेशली कहते हैं हिंदी में, तो जो दूतावास में रजिस्ट्रेशन करवाया और रजिस्ट्रेशन के तहत वो भारत का नागरिक हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, ऐसे व्यक्ति क्या करना होगा, उसे विदेश में भारतीय दूतावास में, भारतीय दूतावास में
जैसा भी सरकार नियम बनाए, मतलब सरकार जैसा नियम बनाए, या वो संस्था उस टाइम में जो संविधान सभा थी, तो सरकार जैसा नियम बनाए उस हिसाब से उसको विदेश में भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन करना था, और इस तरह वो भारतीय नागरिक बन जाता। तो क्लियर हो गया, 5, 6, 7, 8 क्लियर हो गए। मतलब पांचवा क्या था कि नेचुरल जो डोमिसाइल था, जो व्यक्ति भारत का था, या जिसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, एक्सेट्रा, ये वो 5 साल से भारत में रहा, वो ऑलरेडी भारत में गया। 6 में क्या हो गया, इंडिया से पाकिस्तान गया, सॉरी पाकिस्तान से इंडिया आया, वो व्यक्ति स्पेशली भारत का नागरिक बन गया। उसमें क्या था, 2 डेट हमने कहा था, एक तो 19 जुलाई 1948 तक जो आ गया स्वतः हो गया, उसके बाद जो है उसको रजिस्ट्रेशन के द्वारा होगा। रजिस्ट्रेशन में क्या थी कि 6 महीने उसे रहने होंगे। दूसरा क्या था, इंडिया से पाकिस्तान फिर इंडिया, ऐसे में हमने डेट क्या सेट किया, 5 मार्च 1947, जो भारतीय भारत से पाकिस्तान चला गया, फिर उसके बाद कभी लौट के आता है तो उसे हम उसी तरीके से दर्जा देंगे जैसे उसे 6 महीने रहना होगा, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाने होंगे, फिर उसके बाद यही बात है आर्टिकल 8 में आता है कि जो भारतीय विदेश में रह रहे हैं, तो भारतीय विदेश का मतलब जो पाकिस्तान वाले हिस्से में भी जो लोग हैं जो विदेश में रह रहे थे, अर्थात 1935 के जो भारतीय थे, 1935 के एक्ट के तहत, या वो व्यक्ति या व्यक्ति के पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी व्यक्ति जो भी था विदेशों में रह रहा है, अभी इंडिया आने की संभावना नहीं है, उसके पास चांस नहीं है, तो वो भारतीय दूतावास, वहां जो विदेशी कॉन्सुलेट्स हैं, उस कॉन्सुलेट्स में जाके भारत की सरकार के द्वारा बनाए गए नियम या दिशा निर्देशों के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया, उस तरह उसको नागरिकता मिलेगी। ये आर्टिकल 8 कहता है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं आर्टिकल 9 की बात करते हैं। जो आर्टिकल 9 है, ये कहता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब इसमें डायरेक्ट एकल नागरिकता की बात नहीं है, लेकिन ये कहता है कि वो व्यक्ति जो किसी भी विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लेता है स्वेच्छा से, वो भारत का नागरिक नहीं होगा। अर्थात इससे यह प्रमाणित होता है कि यदि आप भारत के नागरिक हैं तो केवल भारत के नागरिक होंगे, एक साथ 2 देश के नागरिक नहीं होंगे। इसलिए एकल नागरिकता डायरेक्ट तो नहीं है मेंशन, लेकिन ऐसा है कि कोई व्यक्ति जो फॉरेन की नागरिकता, विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से स्वीकार कर लेता है, उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अर्थात इसमें एकल नागरिकता का मतलब केवल भारत का नागरिक होगा, केवल भारत का नागरिक होगा। मतलब यदि वो बाहर का कोई व्यक्ति नागरिक होता है, यदि किसी ने स्वेच्छा से भारत किसी भी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर ले, तो भारत की नागरिकता खत्म करनी होगी। उसके बाद आता है आर्टिकल 10 की बात करते हैं। जो आर्टिकल 10 है, यहां देखो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है स्पेशली क्वेश्चन, यहाँ डायरेक्ट एकल नागरिकता की बात नहीं, केवल यह है कि जो स्वेच्छा से विदेश में चला जाएगा उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। फिर है आर्टिकल 10 की बात करें। आर्टिकल 10 कहता है कि आज तक जो मतलब उस टाइम के कि जो भी व्यक्ति भारत के नागरिक हैं, वो भारत के संविधान, भारत के संसद द्वारा भविष्य में बनाए गए किसी भी नियमन के तहत भारतीय नागरिक रहेंगे। अर्थात भारत की संसद नागरिक नियम बना के बाहर नहीं कर सकती है। तो देश कह सकता है, 10 क्या कह रहा है कि संसद के बनाए गए किसी भी नियम के तहत, बनाए संसद द्वारा बनाए गए नियम के तहत जो नियम बाद में बनाया जाएगा, तो 1955 में बनाया गया, उसी के संबंध में कह रहा है कि संसद द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के तहत उनकी जो नागरिकता है वो कंटिन्यू होगी, नागरिकता जारी रहेगी। तो यहां भी ये कंसर्न एक पॉइंट ये हो गया, यहां क्लियरली ये मेंशन नहीं किया कि संसद क्या नियम बनाएगी, तो यहां फिर भी यही कहा गया कि संसद को अनंत अधिकार दे दिए गए कि संसद जैसा चाहे वैसा कानून बना सकती है नागरिकता के संबंध में। और इसी बात को आर्टिकल 11 में और पूरी तरह क्लियर कर दिया गया। इस पूरी तरह 11 में क्या क्लियर किया गया, कहा गया कि संविधान के भाग 2 का ऐसा कोई भी नियम संसद पे कोई बाध्यकारी नियम नहीं लागू करेगी कि वो नागरिकता से संबंध में जैसा भी चाहे वैसा कानून बना सके। अर्थात कोई बाउंडेशन नहीं है, संसद चाहे जैसे मर्जी हो, जिस तरह मर्जी हो, वैसे नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। मतलब संसद को पूरी छूट दी गई, संसद को पूरी छूट दी गई। ये हो गया आर्टिकल 11। अब ये हो गया 5 से 11 तक क्लियर हो गया। अब इसी कंसेंस पे भारत सरकार ने जो अभी तुरंत में सीए और एनआरसी संबंधी बात की, तो इसमें भी यही कुछ लोग क्वेश्चन उठाते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं फंडामेंटल राइट प्रिवेल कर रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जो संसद बनाया वो ठीक है, फाइनली ये बात लागू भी होगी। हाँ, हालांकि अभी भी कुछ लोग कोर्ट गए हैं, वो देखा जाएगा, वो अलग कंसर्न्स होंगे। लेकिन आपको जब वहां सरकार की जो पक्ष है, सरकार की यही आर्टिकल 11 मजबूत वाला पॉइंट है कि भारत सरकार की जिम्मेदारी है, ये संसद की जिम्मेदारी है कि संसद ने पास किया तो वो जैसा भी कानून चाहे वैसा बना सकती है। अब इसी आधार पे बाद में 1955 में पहली बार भारतीय नागरिकता कानून बना, नागरिकता अधिनियम बना। पहली बार कब बना नागरिकता अधिनियम? इसी आधार पे 1955 में पहली बार भारत में नागरिकता अधिनियम बनाया गया।
अब इस अधिनियम के कुछ महत्व, उसके बाद कई संशोधन भी हुए और उसी संशोधन आगे हम संशोधनों की भी चर्चा करवाएंगे। लेकिन जो 95 का पहली बार भारत का नागरिकता अधिनियम बना, इस अधिनियम ने बहुत सारी डॉट्स को क्लियर कर दिए और बहुत हद तक भारतीय नागरिक कौन होंगे, क्या कंसर्न्स होंगे, कैसे बना जा सकता है, कैसे नागरिकता छीनी जा सकती है, इन संदर्भ में एक डेटाबेस या फाउंडेशन तैयार कर दिया। बाद में जो कुछ भी हुए वो केवल और केवल इसमें सूक्ष्म फुटनोट की तरह, अर्थात कुछ केवल बदलाव ही हुए हैं। अर्थात 1955 का एक्ट पूरा का पूरा फाउंडेशन तैयार किया। तो वो क्या है, हम इसके संबंध में चर्चा करते हैं। तो इस एक्ट में नागरिकता प्राप्त करने के तरीके की बात की गई कि नागरिकता कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसमें सबसे पहला चर्चा किया गया नागरिकता प्राप्त करने के तरीके कि भारत के नागरिकता कैसे हो सकते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के तरीके, इस एक्ट में बहुत सारे धारा बनाए गए, जिसमें स्पेशली धारा 3 से लेकर 7 तक इस बात की चर्चा की गई है। यह अलग एक्ट है, हमारे संविधान का आर्टिकल नहीं है। ये नागरिकता एक्ट के धारा 3 से 7 में नागरिकता प्राप्त करने के तरीके हैं। आपको इतने एक्ट्स याद नहीं करने हैं, केवल और केवल ये समझना है किन किन आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए कुछ पॉइंट्स बनाए। सबसे पहला जो इन्होंने कहा कि एक तो जन्म से भारतीय नागरिकता। जन्म से भारतीय नागरिकता का मतलब पहला जो पॉइंट बना नागरिकता अधिनियम में कि जन्म से कौन भारतीय हो सकता है। तो इसमें कहा गया कि जो 1950 से लेके 1985 टू 1987 तक जिस भी व्यक्ति का भारत में जन्म हुआ वो जन्म से भारत का नागरिक बन जाएगा। क्लियर? जन्म से नागरिकता का मतलब कि जो व्यक्ति 1950 से लेके 87 तक, क्योंकि 1950 से पहले जो भी नियम था वो तो बेसिक सा नियम था। हमने कहा संविधान लागू होने से पहले तक तो उस टाइम में भारतीय संविधान ने किया। संविधान लागू होने के बाद का नियम कौन बना रहा है? संसद बना रही है। तो इस कंसेंसस में कहा है 1950 से लेके 1987 तक जिस भी व्यक्ति का भारत में जन्म हुआ वो भारत के नागरिक होंगे। तक जन्म तो स्वतः भारतीय हो जाएगा। स्वतः भारतीय मतलब भारतीय नागरिकता अपने आप उसे मिल जाएगी। इसके बाद कहा गया कि यदि मान लो ऐसे व्यक्ति में जिसका जन्म 1987 से लेकर 2004 तक, क्योंकि 2003 में फिर से एक संशोधन अधिनियम आया था, इसलिए तो कहा गया कि 1987 से लेकर 2004 तक, क्योंकि 2003 में एक नया संशोधन अधिनियम आया था, इसलिए 2004 तक की बात की, क्योंकि 4 से ही वो लागू हुआ है। जिस दिन से लागू होता है उस दिन से नियम बदलते हैं। तो कह गया कि 1987 से लेकर 2004 तक जिस भी व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति में यदि उसका दोनों ही पेरेंट मतलब माता और पिता दोनों ही यदि भारतीय हैं तो भारतीय होगा, नहीं तो फिर अलग तरीके से देखना होगा। तो अर्थात यह होगा कि 1987 से लेकर 2004 तक दोनों पेरेंट्स यदि भारतीय हैं, दोनों पेरेंट्स मतलब मदर एंड फादर यदि दोनों भारतीय हैं, पेरेंट्स भारतीय, तो नागरिक, नहीं तो नहीं, तो वो नागरिक माना जाएगा। नागरिक माना जाएगा। स्पेशली क्लियर? अब यहां ये होगा 2004 तक, 1987 से लेकर 2004 तक यदि दोनों कर दिया तो फिर ठीक। 2004 के बाद क्या होगा? कहा गया कि वो व्यक्ति जिसका जन्म 2004 के बाद हुआ, तो ऐसे कंसेंस में कहा गया भारत में जन्म हो रहा है तब की बात कर रहे हैं। यदि 2004 के बाद किसी व्यक्ति का भारत में जन्म हुआ है और उसका एक पेरेंट भारतीय है, मतलब एक मदर या फादर जो भी है एक भारतीय और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, तो वो भारत का बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। मतलब इलीगल माइग्रेंट का मतलब वो माइग्रेंट तो हो सकता है, कोई विदेशी भी है तब भी भारत का हो सकता है, लेकिन बशर्ते कि वो इलीगल माइग्रेंट नहीं हो। इलीगल माइग्रेंट का मतलब कोई घुसपैठी के रूप में या कोई किसी भी तरह से भारत में आके अवैध रूप से न रह रहा हो। तो ये क्लियर हो गया। एक भारतीय और दूसरा, और जो दूसरा पेरेंट्स है वो क्या होना चाहिए, और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं हो, दूसरा इलीगल माइग्रेंट्स नहीं हो, अवैध प्रवासी नहीं हो। तो जन्म के आधार पर क्लियर हो गया ये मुद्दा। हमने कहा कि 1950 से 87 तक जिसका भी जन्म हो गया तो केवल जन्म से ही वो भारत का नागरिक हो गया। मदर फादर कौन है उससे कोई मतलब नहीं होगा। दूसरा कंसेंस ये होंगे, अमेरिका वगैरह में भी आज भी है। अमेरिका में क्या है कि जिस व्यक्ति का अमेरिका में जन्म हुआ है, चाहे उसके मदर फादर कुछ भी हो, मुद्दा नहीं है, वही व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति हो सकता है। मतलब आप बाद में जाकर रह गए तो अमेरिका का राष्ट्रपति आप नहीं बन सकते, और कुछ भी हो सकता है। यही कंसेंस है कि 1950 से लेकर 87 तक जन्म हो गया भारत में तो आपके माता पिता का कोई मतलब नहीं, आप भारतीय हो जाएंगे।
87 से लेकर 2004 तक का जो दौर है, उस दौर में क्या कहा गया कि कम से कम दोनों पेरेंट भारतीय हैं तो भारत के होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। 2004 के बाद हमने थोड़ी सी छूट दी और इसमें हमने ये कहा कि यदि एक भारतीय और दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो, मतलब क्या है कि एक अवैध प्रवासी नहीं हो और एक भारतीय हो, अर्थात एक भारतीय और दूसरा नॉर्मल रूप से यदि भारत में रह रहा है तब भी वो भारत का नागरिक माना जाएगा। क्लियर? लेकिन ये बात ध्यान रखो, यदि वो इलीगल माइग्रेंट्स नहीं है तो उस देश में भी जहां उसके एक पेरेंट्स रह रहे हैं उस देश में भी उसको नागरिकता मिलेगी। तो यही कंसर्न होगा, जब बच्चा बालिग होगा तो उसके पास ऑप्शन होंगे, या तो उस देश की नागरिकता को बनाए रखे जहां का उसका वो पेरेंट्स था, या फिर इस देश की नागरिकता बनाए रखे। नागरिकता एक ही होगी। हाँ, ये बच्चे के पास ऑप्शन होगा किस आधार पर वो भारत की नागरिकता चुने या उस देश की नागरिकता चुने। दैट द डिफरेंट पार्ट। हाँ, जब तक वो नाबालिग है तब तक उसे इस बात की छूट दी जाएगी। क्लियर? अब हम लोग आते हैं, तो जन्म के आधार पर हो गया। दूसरा जो पॉइंट बनाया है, तो पहला पॉइंट तो जन्म से हो गया, दूसरा पॉइंट जो बनाया है वो है वंशक्रम से। वंशक्रम का मतलब ये होगा कि उसका वंश खानदान कहां है, मां बाप एटसेट्रा कहां है। तो वंशक्रम या डिसेंट की बात करते हैं, वंशक्रम या डिसेंट। तो जो डिसेंट है इस अर्थ में कहा गया कि यदि भारत में आपका जन्म नहीं हुआ है तब भी आप भारतीय हो सकते हैं। कैसे? यदि आपके मां बाप भारतीय हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स भारतीय हैं, ऐसे ही कंसेप्ट में कहा गया। तो कहा गया कि 1900 यदि आपका भारत में जन्म नहीं हुआ है और 1992 से पहले आपका जन्म हुआ है, तो कहा गया कि 1992 से पहले यदि पिता भारतीय है, यदि पिता भारतीय, मान लो उस बच्चे की बात करें जिसका जन्म भारत में नहीं हुआ, तो 1990 पहले से 1992 के पहले यदि उस बच्चे का जन्म हुआ है तो एक ही कंसेंस में उसको भारतीय नागरिकता मिलेगी यदि उसका पिता भारतीय हो। यहां ध्यान रखो, माता को ये राइट नहीं दी गई थी। बाद में 1992 के बाद हमने इसमें संशोधन कर दिया कि महिला पुरुष दोनों को इक्वल राइट होना चाहिए। इसीलिए यदि माता पिता में से कोई भी व्यक्ति भारतीय है तो उस बच्चे का जन्म भारत में न भी हुआ हो तब भी वंश कर्म के आधार पर वो व्यक्ति भारतीय होगा। 1992 के बाद क्या हो गया, माता पिता में से कोई भी एक भारतीय होना चाहिए, माता पिता में से कोई भी एक भारतीय होना चाहिए। यहां ध्यान रखो, यदि दोनों है तब तो स्वतः ही है। समस्या यह है कि नागरिकता नहीं होने का, यदि दोनों माँ बाप दोनों ही भारतीय हैं तब तो ऑब्वियस सी बात है, तब तो नागरिकता होगा ही। हम ये कह रहे हैं कि ना तो दोनों बाप भारतीय हैं ना भारत में उसका जन्म हुआ है। तो इस कंसेंस पे 1992 से पहले क्या था कि यदि पिता भारतीय है तब तो ठीक है, मां भारतीय है लेकिन पिता दूसरे है, इसका मतलब नागरिकता नहीं दी जाती। लेकिन 92 के बाद हमने संशोधन किया, हमने कहा यदि भारतीय माता पिता में से कोई भी एक व्यक्ति भारतीय है तो ऑलरेडी उसको दर्जा मिल जाएगी। अब पूछोगे दोनों भारतीय हैं तब तो स्वतः ही वो, चाहे वो अमेरिका में जन्म हो या लंदन में जन्म हो, जहां भी हो, यदि मदर फादर दोनों ही भारतीय हैं तो स्वतः रूप से उसको दर्जा मिल जाएगी। तो वंशक्रम का आधार ये हो गया। इसके बाद जो तीसरा कंसेंस है वो है पंजीकरण के द्वारा। तीसरा जो पार्ट है, तीसरे जो पॉइंट्स है वो है रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत की नागरिकता, पंजीकरण के द्वारा। तो अब ये जो पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता है इसको कैसे प्राप्त किया जाए, तो इसके बारे में कहा जाता है पंजीकरण के द्वारा। तो कहा जाता है कि यदि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, मतलब कोई इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति है जो भारत से बाहर रह रहा है और उस व्यक्ति ने किसी, या तो भारतीय मूल का व्यक्ति है या फिर किसी विदेशी व्यक्ति है जिसने भारतीय से विवाह किया हो और 7 साल तक वैलिड वीजा के साथ भारत में रहा हो, ऐसे कंसेंस में भी उसको दर्जा मिल जाएगा। यहां जन्म वगैरह की बात नहीं होगी। तो रजिस्ट्रेशन के द्वारा या तो भारतीय मूल का व्यक्ति हो, मतलब इंडियन ओरिजिन का कोई व्यक्ति हो, और भारतीय मूल की बात तभी करेंगे जब वो विदेश में रह रहा हो, तो वो व्यक्ति भी रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत में रह सकता है। रजिस्ट्रेशन करवाएगा कि हमें भारत में आना है, दोबारा भारत में उसको दर्जा दे दी जाएगी। तो भारतीय मूल का व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के द्वारा हो सकता है। दूसरा, वो व्यक्ति भी जो भारतीय मूल का नहीं है वो भी भारत का नागरिक बन सकता है, इसके लिए वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तब यदि कोई विदेशी, यदि किसी व्यक्ति ने, हाँ ऐसे लिख सकते हो, यदि किसी भारतीय से उसने शादी की हो, किसी भारतीय से शादी की हो, किसी भारतीय से शादी की हो और 7 साल तक वैलिड वीजा के साथ भारत में रहा हो, 7 साल तक वैलिड वीजा के साथ भारत में रहा हो,
यदि इन शर्तों को पूरा करता है तो फिर रजिस्टर्ड के द्वारा नागरिक पता बन सकता है। क्लियर हो गया? रजिस्ट्रेशन के द्वारा कौन कौन बन सकता है? यदि भारतीय मूल का व्यक्ति है तो, या फिर यदि वो किसी भारतीय से शादी किया हो और 7 साल तक वैलिड वीजा के साथ भारत में रह रहा हो। इसके अलावा एक टर्म होता है जो और पॉइंट है, उसको कहते हैं नेशनलाइजेशन या देशीयकरण। देशीयकरण के द्वारा भी नागरिकता मिलती है। ये है कि कोई व्यक्ति यदि 12 साल तक भारत में रह गया हो, यदि भारत में 12 साल तक रह गया है तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन ये उस केस भी होगा जो भारतीयों के लिए भी ऐसा करता है। देशीकरण के द्वारा मतलब क्या होगा? यदि वैलिड तरीके से 12 साल तक भारत में रहा हो, हाँ, लेकिन स्पेशली क्या है, ये केवल उस देश के नागरिकों के लिए लागू होगा जो भारत को भी यही रूल प्रदान करते हैं। ये केवल उस देश के लिए होगा, उन देशों के नागरिक के लिए जो भारतीयों को भी ये सुविधा देते हैं, यह सुविधा देते हैं। क्लियर हो गया? तो नेशनलाइजेशन हो गया, 12 साल तक यदि भारत में रहा है, ये हर व्यक्ति का नहीं होगा, वो व्यक्ति जो भारतीयों को भी ऐसा सुविधा देता है उसके लिए। इसके बाद एक कंसर्न्स होंगे कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, भू अधिग्रहण के द्वारा। यदि मान लो किसी इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, भूभाग के अधिग्रहण, मान लो कोई हिस्सा है भारत से बाहर का है, भारत ने उसे एक्वायर कर लिया, तो ऐसे कंसर्न्स में भी वहां के जो व्यक्ति होंगे वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। जैसे ही कोई पार्ट था, जैसे सिक्किम की बात कर रहे थे, सिक्किम को जब बाहर से ऐड किया गया, या अन्य भी कोई पार्ट ऐसे हो सकते हैं जिसको भारत में हम मिलाएं, भारत में हो सकता है, तो ऐसे कंसर्न्स पे ये होगा कि वो व्यक्ति भी भारत का नागरिक माना जाएगा जिस हिस्से को हमने भारत में मिलाया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये तो नागरिकता प्राप्त करने के तरीके थे। इसके बाद आते हैं नागरिकता समाप्ति के तरीके। कैसे आपके नागरिकता खत्म हो जाएंगे। नागरिकता समाप्ति के तरीके, तो देखो ये नागरिकता केवल उस व्यक्ति का समाप्त हो जा सकता है जो नागरिक बाद में बना है, जो प्राकृतिक रूप से भारत का नागरिक है, उसको नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती है। स्पेशली ध्यान रखो, जो भारत का नागरिक बना है, ये किसका हो सकता है? जो भारत का नागरिक बना है, केवल उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। जो प्राकृतिक रूप से भारत का नागरिक है, प्राकृतिक नागरिक शुरू से ही है, उसके लिए उसकी नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती, अर्थात उसकी नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती, छीनी नहीं जा सकती। जो व्यक्ति बाद में बना है भारत का नागरिक, उससे ही नागरिकता छीनी जा सकती है। तो अब किस आधार पर छीनी जा सकती है? तो वो पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि जब वो रजिस्ट्रेशन के टाइम में आया था तब उसने गलत इंफॉर्मेशन दिया था, तो मतलब गलत इंफॉर्मेशन के दम पे वो भारत का नागरिक बन गया। दूसरा पॉइंट ये होगा कि भारत का नागरिक तो बन गया, लेकिन भारतीय अस्मिता, भारतीय संविधान या भारत के जो राष्ट्र चिन्ह आदि है उसके प्रति उसका सम्मान नहीं है, भारत के प्रति सम्मान नहीं। खासकर कौन? जो हमारा राष्ट्र चिन्ह है, संविधान है, इन सब चीजों के प्रति उसका कंसर्न ऐसे होगा कि उन सब के प्रति उनका कोई रिस्पेक्ट नहीं होगा। तीसरा, ये हर व्यक्ति के लिए हो सकता है, ये ध्यान रखो, ये दोनों केवल और केवल किस पे? जो बाहर से आके बना है। और जो हमने प्राकृतिक व्यक्ति के लिए कहा है तब भी हो सकता है यदि स्वेच्छा से नागरिकता छोड़ दे, स्वेच्छा से ही नागरिकता छोड़ दे, चला जाए बाहर, या फिर स्वेच्छा से न छोड़े और विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले, विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले। यदि विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले तब भी भारत उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है, और ये प्राकृतिक केस में भी होगा, जो प्राकृतिक नागरिक है उसको भी इससे छीन लिया जाएगा। अब यहां एक दो पॉइंट्स स्पेशली और भी आप समझ लो, कुछ पार्ट्स क्या क्या होंगे। भारत में जो नागरिकता है उसको नागरिकता छीनने वाले इस दो पॉइंट को छोड़ के भारत में प्राकृतिक नागरिक और बाद में बने नागरिक में कोई अंतर नहीं किया जाता है।
स्पेशली ध्यान रखो, नागरिकता छीनने के इस 2 पॉइंट को मात्र छोड़ के अन्य किसी भी मुद्दे में भारत का जो नेचुरल नागरिक है और जो बाद में बना है इनकॉर्पोरेटेड, उस दोनों में कोई अंतर नहीं होता। जबकि अमेरिका में यह अंतर होता है। अमेरिका में क्या होता है, जो व्यक्ति अमेरिका में जन्म से अमेरिकी नागरिक है केवल वही राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका में आज जाकर आप नागरिकता ले लोगे तो आपको नागरिकता तो मिल जाएगी, लेकिन आपको राष्ट्रपति नहीं बनने दिया जाएगा। क्लियर? तो भारत में केवल इस 2 पॉइंट को छोड़ के जो प्राकृतिक रूप से व्यक्ति है या जो बाद में बना है, ऐसे 2 व्यक्ति के बीच में कोई अंतर नहीं माना जाता है। भारत में कंसर्न्स क्या है? अब नागरिकता की यदि बात किया जाए तो ये नागरिकता हमारा क्या है, भारत की नागरिकता की कुछ विशेषता क्या है भारतीय नागरिकता का? तो कुछ विशेषता यह है कि एकल नागरिकता है। भारत में पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता होगी। अमेरिका में अगर क्या है, ड्वेल है। अमेरिका में देश में अलग है और राज्य के लिए अलग कंसर्न्स है। भारत में एकल नागरिकता, पूरे देश के लिए एक होंगी। कोई भेदभाव नहीं, इसके लिए कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो जाति, धर्म, लिंग, वंश एक्सेट्रा हो। हाँ, स्पेशली इसमें ध्यान रखो, मूल संविधान में तो इस बात की चर्चा नहीं थी। मूल संविधान में भी इस बात की चर्चा है। फंडामेंटल राइट्स के केस में इस बात में बाद में इश्यूज बना, जिसमें अभी भी क्वेश्चन उठता है। कहते हैं कोई भेदभाव नहीं है। तो फिर जो आरक्षण आदि है इसमें तो भेदभाव किए जाते हैं। तो कहा जाता है कि यह सकारात्मक भेदभाव है, नकारात्मक भेदभाव नहीं है। यहां स्पेशल स्टार बना के ध्यान रखो कि भारत में नागरिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। हाँ, आरक्षण आदि के केस में जो भेदभाव होता है उसको कहा जाता है सकारात्मक भेदभाव, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। और ये जो हमारे पिछड़े तबके के लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए इनकी आवश्यकता है और इसलिए सकारात्मक भेदभाव की अनुमति दी जाती है। और इसीलिए बाद में जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो आर्टिकल 15 के पार्ट में और आर्टिकल 16 के पार्ट में, स्पेशली आर्टिकल 15(1) और 16 के 3 में स्पेशली इस संबंध में चर्चा की गई है। आगे फंडामेंटल राइट्स में इसको हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कंसर्न्स बनेंगे। ये भारत का सिटीजनशिप एक्ट था। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कभी हमने सी और एनआरसी की चर्चा करवा ही दी कि क्या क्या कंसर्न्स बने। तो हमें लगता है कि सीए बेसिकली जो भारत में नागरिकता संबंधी प्रश्न है वो समाप्त हो गया। आपको आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जो सीए वाली बात थी क्लियर हो गया कि जो हमारा संविधान का आर्टिकल है वो क्या कहता है, संसद को पूरी राइट देता है कि चाहे जैसा वो चाहे वो कानून बना ले, और इसी आधार पर भारत ने कानून बना लिया। हाँ, एक पॉइंट चाहे तो हम लोग थोड़ा सा तिब्बत का कंसर्न समझ लेंगे। तिब्बत वाले इश्यूज में भारत में क्या हो, तिब्बत की नागरिकता के संबंध में कंसर्न्स क्या बने। तो तिब्बत के कुछ लोग भारत में आए हैं तो अभी भी भारत में रह रहे हैं। दरअसल ये था कि तिब्बत चाइना और भारत के बीच में एक ऑटोनॉमस फॉर्मेट में था। भारत, कुछ लोग कहते थे कि भारत उसे अपना मानता था, चाइना उसे अपना मानता था। लेकिन बाद में यह हुआ कि भारत से ज्यादा वो स्वतंत्र देश हुआ करता था और भारत की भी मान्यता यही थी कि स्वतंत्र ही था। बाद में चाइना ने उस पर किसी भी तरह से अघोषित रूप से अतिक्रमण करने की कोशिश की और उसे कैप्चर करने का प्लान बनाया। नतीजा यह हुआ कि वहां के जो लोग थे, स्पेशली दलाई लामा वगैरह, उन्होंने विरोध किया और विरोध के चलते बाद में ऐसा लगा कि ऐसी कॉन्स्पिरेसी की जा रही है कि उन्हें मार दिया जाएगा, उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। तो वो लोग चाइनीज अत्याचार से बचने के लिए भाग के भारत आ गए। बाद में इसकी अलग अलग परिणति हुई। उन परिणति के चलते इंडिया चाइना वॉर भी हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। आज भी जियो पॉलिटिक्स, और जब हम लोग भारत की विदेश नीति पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे, उसमें इस बात को समझेंगे। अभी थोड़ा सा भारत के तिब्बत के संदर्भ में कुछ कंसर्न्स आप समझ लो। तो कहा जाता है कि 1959 तिब्बत के संदर्भ में जो भारतीय नागरिकता की बात है उसमें क्या है, तो 1959 तक जो कंसर्न्स हैं, तो हिमाचल की धर्मशाला मैकडॉनल्डगंज में अभी भी है। 1959 में अभी भी जो तिब्बत की सरकार है, आपको पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में मैकडॉनल्डगंज एक इलाका है, उसी में तिब्बत की सरकार चलती है। अभी भी तिब्बत की पार्लियामेंट भारत में ही चलती है। तो 1959 से तक जो भारत आ गए, 1959 तक जो भारत आ गया, जो तिब्बती भाग के जो तिब्बती व्यक्ति था, कहां है, मैकडॉनल्डगंज में हमने चर्चा की कि अभी भी इनका सरकार चल रहा है। तिब्बत की पार्लियामेंट यही है। 1959 तक जो भारत आ गया, ऐसे लोगों को, और 1959 तक जो व्यक्ति भारत आ गया और इनके जो बच्चे थे 1987 तक जिनका भारत में जन्म हो गया, या दो कंसेप्ट ध्यान रखो, 1959 तक जो व्यक्ति भारत आ गया और 1987 तक इनमें से जिन बच्चों का जन्म हो गया, अर्थात इनके बच्चे, ऐसे लोगों को भारत अस्थायी शरणार्थी का दर्जा दिया है। अस्थायी शरणार्थी का मतलब यह हुआ कि टेम्पररीली रिफ्यूजी, मतलब ये जब तक चाहे अस्थायी रूप से भारत में रह सकते हैं, जब तक कि तिब्बत वाला इश्यू सॉल्व नहीं होता है। हाँ, इसके बाद
ये तो हो गया 1959 तक जो भारत आ गया, और 1987 तक उनके जन्मे हुए बच्चों को अस्थायी शरणार्थी का दर्जा। इसके बाद जो व्यक्ति 1959 के बाद आया है इंडिया, 1959 के बाद वाले जो व्यक्ति आए हैं, भारत आया है, ऐसे लोगों को 1959 से के बाद और 2002 तक ऐसे लोगों को दीर्घकालीन प्रवास की बात की गई, उसे शरणार्थी की बात नहीं कही गई, उसे दीर्घकालीन प्रवास का मतलब वो इंडिया में रह सकता है। शरणार्थी और प्रवासी के कुछ राइट्स में अंतर होते हैं। तो ऐसे लोग जो 1959 के बाद 2002 तक भारत आए हैं, स्पेशली क्या उसके बाद जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ, स्पेशली ध्यान रखो, क्योंकि 1959 के बाद और 1987 तक इनके जो बच्चे हुए उनको तो अस्थायी शरणार्थी मिल गया। 2002 तक 1959 के बाद 2002 तक जो व्यक्ति आ गए उसे दीर्घकालीन प्रवास मतलब लंबे समय तक भारत में रहने की अनुमति, दीर्घकालीन प्रवास की अनुमति दी गई। और जो व्यक्ति अक्टूबर 2002 के बाद आया है उसे स्पेशल एंट्री परमिट, विशेष अनुमति की परमिट दिया गया या अनुमति दी गई। तो स्पेशली ध्यान रखो, जो व्यक्ति अक्टूबर 2002 के बाद जो व्यक्ति आया है उसे स्पेशल एंट्री परमिट दिया गया, स्पेशल एंट्री परमिट दिया गया है। क्लियर हो गया? तिब्बत के संदर्भ में जो अस्थायी शरणार्थी की हमारे यहां कंसर्न्स बना कि जो व्यक्ति 1959 तक आ गया और 1987 तक जन्मे उनके बच्चे, अस्थायी शरणार्थी 1959 तक आया, 1959 से 2002 तक जो है उसे दीर्घकालीन प्रवास, और अक्टूबर 2002 के बाद जो भी व्यक्ति आया उसे स्पेशल एंट्री परमिट दिया गया। और इसी तरह आज भी तिब्बत के बहुत सारे लोग भारत में रह रहे हैं। तो ये कंसर्न्स तिब्बत शरणार्थी वाली भी क्लियर हो गई। असम वाला चर्चा ऑलरेडी हमने एनआरसी और सीएए के केस में हमने करवा लिया है। तो हमें लगता है सिटीजनशिप एक्ट के तहत जो भारतीय संविधान के पार्ट 2 थे वो कंप्लीट हो गया है। अगले दिन हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्लास में, हम लोग पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और उसमें अन्य जो भी चीजें होंगी उसके बारे में डिटेल करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर